नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस दीप पर। कल हमने कारक पढ़े थे, 4 कारक हमने पढ़ चुके थे। उसके आगे से आज हम पढ़ेंगे। कल का हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने कौन कौन से कारक पढ़ लिए थे? कल हमने पढ़ लिया था कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान। आज हम पढ़ेंगे अपादान से। तो अपादान 5वां कारक पढ़ना है हमें, अपादान। अपादान की विभक्ति क्या होती है? से। अपादान की विभक्ति होती है से। इसके पहले हमने करण में भी से पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर इस से का मतलब होता है अलगाव। क्या होता है? अलगाव। अपादान क्या होता है? एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा के अलगाव होने की स्थिति में अपादान का प्रयोग होता है। अर्थात जैसे यात्री ने, उदाहरण से समझते हैं हम इसे। जैसे यात्री ने बस से सामान उतारा। यात्री ने बस से सामान उतारा। इस से का मतलब सामान उतार दिया, मतलब ये बस से अलग हो चुका है। ठीक है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे। पेड़ से पत्ते गिरे। पेड़ से पत्ते गिरे, ये हुआ अपना अपादान। मतलब पेड़ से पत्ते गिर गए, मतलब अब वो वापस तो उसमें लग नहीं सकते, इसलिए अलगाव हो गया है ये। तो अपादान का मतलब होता है से, इस से का मतलब होता है अलगाव। और इसके कुछ और भी, इनको 4 प्रकार से लिखा जाता है। ये 4 प्रकार से हो सकता है। एक हो सकता है समय का अलगाव, दूसरा होता है तुलना के संदर्भ में, तीसरा होता है किसी को डराने, लजाने, घबराने या शर्माने के संदर्भ में, किसी भी स्रोत के उद्गम के संबंध में। तो पहले हम देखते हैं समय का अलगाव। पहला देखते हैं समय का अलगाव। इसको भी हम उदाहरण से समझते हैं। इसका उदाहरण होगा, बच्चा सुबह से दोपहर तक सोता रहा। ये हुआ बच्चा सुबह से दोपहर तक सोता रहा। ये आ गया हमारा अपादान। ये हो गया सुबह से दोपहर के बीच का अलगाव। ठीक है। अब हम ऐसे ही इसका दूसरा उदाहरण है, तुम आज से पढ़ाई शुरू कर दो। अब देखते हैं दूसरा। इसको मिटा देती हूं मैं। दूसरा है तुलना के संदर्भ में। इसका उदाहरण हम लिखते हैं, राम श्याम से
होशियार है। ये हो गई तुलना, राम श्याम से होशियार है। ऐसे ही विद्या धन से श्रेष्ठ है। विद्या धन से श्रेष्ठ है। ऐसे ही सोहन मोहन से तेज है। ये हो गए हमारे तुलना के संदर्भ में अपादान का उपयोग। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं तीसरा। किसी के डराने, लजाने, घबराने या शर्माने के संदर्भ में। इसका उदाहरण हम देखते हैं। जैसे उदाहरण, सोहन मोहन से डरता है। सीता जी राम जी से शर्माती हैं। सीता राम से शर्माती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका चौथा। किसी भी स्रोत से उद्गम के संदर्भ में। इसका उदाहरण हम लिखेंगे। जैसे नर्मदा का उद्गम या फिर नर्मदा अमरकंटक से निकलती ऐसे बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, गंगा या गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना छठवां संबंध कारक। संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है? कल मैंने आपको बताया था, याद भी करवाए थे। इसकी विभक्ति होती है का, की, के, रा,
री और रे। ठीक है, तो इसकी संबंध कारक क्या होता है? एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध व्यक्त करना संबंध कारक कहलाता है। ठीक है, इसके उदाहरण हम लिखते हैं। जैसे उदाहरण, सुशील सुशील का भाई खेल रहा है। खेल रहा है, उसकी उम्र 60 वर्ष है। ठीक है, और भी उदाहरण हो सकते हैं। मेरी परीक्षा कल है, तुम्हारा भाई बहुत मेहनती है। यह सब पुस्तकें अपनी ही हैं। अब हम देखते हैं 7वां, अधिकरण। अधिकरण, अधिकरण की विभक्ति मैंने बताई थी आपको। अधिकरण की विभक्ति है मैं पर। अधिकरण, अधिकरण वह होता है जब क्रिया जब अपने स्थान, भाव तथा काल पर निर्भरता व्यक्त करे, उसे अधिकरण कहते हैं। वहाँ अधिकरण कारक होता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं हम। लड़का छत पर बैठा है। शिक्षक कक्षा में पढ़ाते हैं। और भी उदाहरण हैं ऐसे, जैसे अलमारी में पैसे रखे हैं, वह 10 दिन में आएगा। उसकी सोने में रुचि है या उसकी पढ़ने में रुचि है। सीता पढ़ने में तेज है। अब हम देखते हैं अपना आखिरी और 8वां, संबोधन। संबोधन, संबोधन की विभक्ति क्या होती है? कल मैंने आपको बताया था। इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह आ जाता है, जैसे हे, अरे, ओ। ठीक है, संबोधन होता है जब कोई संज्ञा पद संबोधन का रूप धारण करता है यह प्रायः वाक्य के पूर्व में ही प्रयुक्त किया जाता है। जैसे ओ, जैसे हे। इसके उदाहरण लिखती हूँ मैं। हे नृप, बालक। और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे अरे तुम आ गए, अरे तुम कहाँ जा रहे हो। ये सब संबोधन है। तो ठीक है, आज हमने अपने कारक समाप्त कर दिए हैं। पूरे हुए आज कारक। और इसी तरह हम आपको कोई ना कोई टॉपिक से रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ाते जाएंगे। आपको जो पढ़ना हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और जुड़े रहिए साइंस दीप के साथ। धन्यवाद।